उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अब अभ्यर्थी जागरूक बन रहे हैं। एक दिन पहले आपको ज्ञात होगा, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने ट्वीट करके राज्य सरकार को सचेत किया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के नई शिक्षक भर्ती पर राज्य सरकार विचार करे, अन्यथा की कंडीशन में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में सीटों का नुकसान हुआ है, विधानसभा में भी इस प्रकार से सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही साथ 29 जुलाई 2024 यानी कल के दिन प्रयागराज जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, वहां पर अभ्यर्थी उपस्थित थे और 97,000 नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। आयोग की तरफ से एक सदस्य बाहर निकलते हैं और उन लोगों को जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे नई शिक्षक भर्ती मांग करने वाले अभ्यर्थियों का, उनके समक्ष आकर के ये आश्वासन देते हैं कि आने वाले 15 दिनों में जो आयोग के एग्जामिनेशन से संबंधित प्रस्तावित तिथियां हैं उसको लेकर के कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब आपको दोबारा आयोग पर आने की आवश्यकता नहीं होगी, आने वाले 15 दिन में एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उनके द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर की बात की गई है, यानी जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जैसे आपको ज्ञात होगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया है, इसके साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया है और अन्य भी भर्ती प्रक्रिया है जिसमें इंटरव्यू और एग्जामिनेशन जैसे चीज़ें प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर के एग्जामिनेशन कैलेंडर की बात हो रही है। अब यहाँ पर उनके द्वारा जब अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा गया कि क्या इस कैलेंडर में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का भी जिक्र होगा, उन्होंने हाँ जरूर कहा है, लेकिन ये आयोग ऐसा है जिसके माध्यम से परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, टीजीटी पीजीटी और अन्य भर्तियां सभी अब इसी आयोग के माध्यम से होगी। तो यहाँ पर जब कोई आयोग होता है और इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, तो वहाँ पर अलग अलग सदस्यों को अलग अलग विभाग की भर्तियों के लिए जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो वो जो सदस्य आकर के बाहर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 15 दिन के अंदर एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो जाएगा, वो क्या प्राथमिक के उस विभाग को देख रहे हैं अथवा नहीं। अगर नहीं देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास इस प्रकार का कुछ भी डेटा शायद ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी विभाग से, मतलब कि परिषदीय प्राथमिक जो शिक्षा विभाग, कहने का मतलब कि प्राइमरी का जो विभाग है, वहाँ से हम डेटा मंगवाएंगे और जो भी रिक्त पद है उसको शासन के पास भेजा जाएगा और अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, सब कुछ शासन पर ही निर्भर कर रहा है। अगर शासन चाहेगी तभी शिक्षक भर्ती आएगी। और विधानसभा में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो बार बार शिक्षक छात्र अनुपात की बात करते हैं कि मानक से भी नीचे जा चुका है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अभी 100% श्योर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चित तौर पर उन विद्यार्थियों की जीत है जो कि पिछले 6 साल से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को मांग को लेकर के लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल जिस तरह से अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया, निश्चित तौर पर सरकार तक मैसेज जरूर गया होगा कि अब समय आ चुका है कि इन अभ्यर्थियों के बारे में भी, नई शिक्षक भर्ती के बारे में सोचना जरूरी हो गया है विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए। तो देखना होगा कि यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया अभी लंबी है, क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर की बात की जा रही है, उस एग्जामिनेशन कैलेंडर में उन एग्जामिनेशंस का जिक्र होगा जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइज की जा चुकी हैं और जिनका केवल परीक्षा बाकी है। क्योंकि अभी आप देखेंगे एकेडमिक ईयर 2024-25 में अगर आप समय देखेंगे कितना बाकी है, तो आज जुलाई लगभग ख़त्म ही मान लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने सिर्फ इस साल में बचे हुए हैं और अगले साल में एकेडमिक ईयर मार्च तक का होता है, यानी 8 महीने का समय बचा हुआ है। अब इस 8 महीने में प्रथम प्राथमिकता जो होगी वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा कराना होगा और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रक्रिया है वो अभी बाकी होगा। अब इनके जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं वो लगातार उन्होंने अवगत ये कराया कि शासन से उनकी बैठक थी कल ही के डेट में और इन्हीं सभी बातों पर वो चर्चा हो रही है, जैसे कि एग्जामिनेशन कैलेंडर कैसे सेट किया जाए। जो भी एग्जामिनेशन कैलेंडर बनाया जाएगा वो शासन के पास पहले प्रस्तुत किया जाएगा मंजूरी करने के लिए, और अगर शासन मंजूरी देती है तब वो एग्जामिनेशन कैलेंडर पब्लिक डोमेन में जारी किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर विभाग भर्ती का या फिर रिक्त पदों का ब्यौरा देती है, जब तक शासन नहीं मंजूरी दे देगा तब तक आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। उनकी बातों से ये साफ स्पष्ट हो रहा था। कहने का मतलब कि ये सब कुछ डेटा शासन के पास रखेंगे, अगर वहाँ से मंजूरी मिलती है तो एग्जामिनेशन कैलेंडर में उसका भी जिक्र किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यूपी में पैसे लेकर के बीएससी की पोस्टिंग।
बीएससी यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन पर ये आरोप लगा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक पत्र लिख करके जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको इस मामले से अवगत कराया गया और साथ ही साथ उन पर कार्रवाई करने के लिए भी यहाँ पर प्रेयर किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वायरल पत्र में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, जीरो टॉलरेंस नीति के मामले में फंस सकते हैं कई मंत्री, योगी सरकार की गिरा रहे हैं छवि। तो यहाँ पर अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो यही बातें इसमें लिखी गई हैं कि आरोप ये लगाया गया है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जो थे वो पैसे लेकर के और बीएससी की पोस्टिंग और इन सभी चीज़ों में संलिप्त हैं और इस प्रकार का आरोप लगाया गया है उस पत्र में जो कि मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है। तो देखना होगा कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है। हालांकि आपको ज्ञात होगा जो पहले बेसिक शिक्षा मंत्री थे उन पर भी उनके भाई के द्वारा जो प्रोफेसर में उनकी जो हायरिंग हुई थी प्रोफेसर पद के लिए, वहाँ पर कुछ जाति प्रमाण पत्र को लेकर के उन पर कुछ आरोप लगा था, जिसके बाद से उनकी साख काफ़ी गिरी थी और इसी का खामियाजा शायद भुगतना पड़ा और विधानसभा चुनाव 2022 में उनकी हार हुई थी। और साथ ही साथ अभ्यर्थी भी उनसे नाराज थे जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे और अब इस प्रकार का आरोप वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर भी लग रहा है। तो देखना होगा कि क्या इन सभी चीज़ों में सच्चाई है या नहीं। अभी देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में किस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुआ है, लेकिन ये पूरे देश भर के लिए बहुत भयावह स्थिति तस्वीर सामने ला रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रदेश के 550 सरकारी स्कूलों में आज से लग जाएंगे ताले। क्या है पूरा मामला? सरकारी स्कूलों को नहीं मिल रहे हैं विद्यार्थी, अभिभावकों का मोह हो रहा है भंग, 359 शिक्षकों को दूसरी जगह किया जाएगा शिफ्ट। अब ये जो टीचर हैं 359 जो संख्या बताई जा रही है, ये जाहिर सी बात है छात्र शिक्षक अनुपात में सरप्लस दिखाए जाएंगे, क्योंकि जब दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो वहां पर छात्र शिक्षक अनुपात बहुत नीचे गिर जाएगा, जो मानक है 30 से नीचे गिर जाएगा और यहीं टीचर्स जो है वो पूरे अनुपात को सरप्लस में कर देते हैं, क्योंकि यहां पर सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही परिस्थिति है, विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। और इन सब का मेन रीजन जो है यहां पर, अब कोई ऐसा अभिभावक तो होगा नहीं कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं चाह रहा होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस प्रकार से व्यवस्था प्राइवेट में दिखाई जाती है उस प्रकार की व्यवस्था सरकारी विद्यालयों में नहीं दिखती है उत्तर प्रदेश के। हालत ये है, इसी वजह से लगातार जो अभिभावक हैं उनका सरकारी विद्यालयों से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक छवि ऐसी बन गई है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ करके बाकी सभी काम होते हैं, जैसे मिड डे मील का खाना अरेंज करना हो गया, बाकी टीचर्स की ड्यूटी हमेशा कहीं ना कहीं लगा दी जाती है, टीचर्स के पास टाइम नहीं होता पढ़ाने के लिए। और इन सभी चीज़ों को लेकर के एक छवि बन गई है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। इन सबको लेकर के अब एक कड़े कदम उठाने की जरूरत है कि शिक्षा विभाग में किसी भी अध्यापक का किसी दूसरे और फालतू कामों में कभी भी ड्यूटी ना लगाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। शिक्षा का बजट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सरकारी विद्यालय सबसे ज़्यादा बंद हुए हैं। अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश का डेटा दिखाया, अब आप अपने स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का डेटा देख पा रहे होंगे। ये प्रयागराज से खबर प्रकाशित हुई है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 5350 बेसिक स्कूलों में एक भी प्रवेश नहीं। तो अगर मध्य प्रदेश के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और ऐसे कई नीतियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाई गई हैं, जहां पर अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में 30 से कम बच्चे हैं तो उस विद्यालय को बंद करके और आने वाले 1 से 2 किलोमीटर में जो विद्यालय हैं वहां पर बच्चों को शिफ्ट किया गया और टीचर्स को दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किया गया। तो यहां से जो टीचर दूसरे विद्यालय में जाएंगे जाहिर सी बात है वो सरप्लस हो जाएंगे। तो इस वजह से धीरे धीरे करके शिक्षकों के पद स्वतः ही समाप्त होने लगे हैं। साथ ही साथ एक ही परिसर में जब प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के विद्यालय तो दोनों को मर्ज कर दिया गया, जिससे भी टीचर्स और प्रिंसिपल के पोस्ट स्वतः ही समाप्त होने लगे हैं। तो इन सब का यही कारण है जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे पीएबी की रिपोर्ट तो 1,36,000 शिक्षकों के पद खत्म हो गए हैं उत्तर प्रदेश से। और हालत अगर ऐसे ही बनी रही, अगर प्राइमरी विद्यालयों में, अपर प्राइमरी स्कूलों में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो निकट भविष्य वो दूर नहीं है जब जितने टीचर हैं वहीं सरप्लस में हो जाएंगे और बच्चे ही नहीं रहेंगे प्राइमरी स्कूलों में। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर
अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं सरकारी विद्यालयों में बच्चे और प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, तो ये अभिभावकों की मजबूरी है कि जब उनको फ्री में व्यवस्था मिल रही है, बावजूद इसके वो ज़्यादा पैसे पे करके क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके मन में कहीं ना कहीं परसेप्शन होगा कि सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था ठीक नहीं है। इन व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है? जाहिर सी बात है टीचर्स की जब बात आती है तो सरकारी विद्यालयों में टीचर ज़्यादा एलिजिबल हैं, ज़्यादा योग्य हैं प्राइवेट स्कूलों से, क्योंकि प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें नहीं जांची जाती है, बीएड बीटीसी है या नहीं, टेट सीटेट क्वालिफाई है या नहीं। जबकि अगर आप सरकारी विद्यालयों में देखेंगे तो बच्चा बीएड बीटीसी करके गया हुआ है, इसके बाद से टेट सीटेट क्वालिफाई होगा, सुपर टेट क्वालिफाई होगा, तो इतना एलिजिबल कैंडिडेट होने के बाद भी अगर अभिभावक सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहते तो इसका मेन रीजन ये है कि वहाँ की जो व्यवस्था है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, या फिर जो पढ़ाई की व्यवस्था है, टीचरों की लगातार दूसरे कार्यों में ड्यूटी लगाई जाती है, टीचर अवेलेबल नहीं होते बच्चे को पढ़ा पाने के लिए, तो इन सभी की वजह से जो अभिभावक है उनका मोह भंग हो रहा है और इसको सही करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सरकार की याचिका स्वीकृत, सितंबर में होगी सुनवाई। मामला ये था कि जो राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना के बाद से जो आरक्षण का लिमिट पहले 50% था उसको बढ़ा करके 65% कर दिया था, और ईडब्ल्यूएस का अलग से 10%, यानी 75% सीटें रिजर्व हो गई, बाकी की जो 25% सीटें बची हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बची हुई हैं। इन सभी मामले को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के इस फैसले को चैलेंज किया गया था माननीय पटना हाईकोर्ट में, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। अब राज्य सरकार जो है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस एसएलपी को स्वीकार कर लिया है और सितंबर में इस मामले की सुनवाई होगी। आप स्क्रीन पर देखिए, बिहार में 65% आरक्षण पर रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और दलितों व आदिवासियों की आरक्षण सीमा बढ़ाने के मसले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया था। सरकार ने आरक्षण सीमा 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के 20 जून के फैसले के खिलाफ सरकार की 10 अपीलों पर सुनवाई की सहमति दे दी है, लेकिन प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले में हम फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सितंबर में इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे। तो यहाँ पर राज्य सरकार को अभी कोई राहत तो नहीं मिली है, लेकिन एसएलपी स्वीकार हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो गई है। ठीक है, तो देखना होगा कि सितंबर माह में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है। इसका इम्पैक्ट जो है वो निश्चित तौर पर TRE 3 पर पड़ेगा, क्योंकि सीटों का वितरण इस फैसले के बाद ही हो सकता है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं कट ऑफ और रिजल्ट जारी करने पर जो आयोग है और राज्य सरकार है, शिक्षा विभाग है, वो फोकस कर सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।